हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कुमार जैन, आपका हिंदी एजुकेटर। वेलकम टू अनअकैडमी। चलेगा, आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं एक और नए चैप्टर के साथ में। अब हम सभी पढ़ रहे हैं जिसमें कि कोर्स ए के अंतर्गत आने वाले व्यावहारिक व्याकरण में चैप्टर नंबर 2। जैसे कि पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है रचना के आधार पर वाक्य भेद, और अब हम पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य का मतलब क्या होता है और उसको हम किस तरह से पहचानें, किस तरह से हम अपने नोटबुक में इसको तैयार रखें और अपने माइंडसेट बना करके रखें कि वाच्य होता क्या है। वाच्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, वर्ड मीनिंग होता है कि बोलना या कहना। क्या कहना, किस तरह से कहना, ये हमारे लिए वाच्य सिखाता है। यानी एक ही वाक्य को हम 3 अलग अलग प्रकार से किस तरह कह सकते हैं, उस बात को वाच्य कहा जाता है। और यही वाच्य जो कि हमारी व्यवहारिक व्याकरण में ध्यान देने योग्य बात होती है, जो कि हमें कोर्स ए के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। और इसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं और कितने तरह से हम वाच्य के उत्तर लगा सकते हैं और किन किन तरीके से हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ एनसीईआरटी प्रश्नों के साथ में। इसके जितने भी प्रश्न आते हैं मैं आपको बता दूं कि यह बहुविकल्पात्मक होते हैं। कितने होते हैं? बहुविकल्पात्मक होते हैं। एमसीक्यूज टाइप आते हैं और इसमें 5 प्रश्न में से हमें 4 प्रश्न करने होते हैं 4 नंबर का। इस तरह से वाच्य जो है कोर्स ए में 4 नंबर का आता है और यह 4 नंबर के प्रश्नों की तैयारी आज हम यहां पर कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छी तरह से उसका एक जो कहें कि एक तरीका किस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं वो भी हम यहां पर समझेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले तो हम वाच्य शब्द की परिभाषा पढ़ेंगे। वाच्य का मतलब होता है कहना, लेकिन कहने के उस रूप में किस तरह से हम उसको कह रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, इसी बात का नाम होता है वाच्य। तो देखिएगा, डेफिनेशन में हम सभी वाच्य को देखते हैं। सबसे पहले कहा कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया का विधायक यानी कि करने वाला कर्ता है या कर्म है या भाव है, वह वाच्य कहलाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया को करने वाला कौन है, और जहां हमें यह पता चल जाए कि क्रिया को करने वाला कर्ता है तो वहां पर कर्तृवाच्य हो जाएगा। जहां पर क्रिया को करने वाला कर्म है वहां पर कर्मवाच्य हो जाएगा, और जहां क्रिया को करने वाला भाव है वहां पर भाववाच्य हो जाएगा। इस तरह से वाच्य के जो भेद होते हैं वो संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, और उसी जगह अगर हम बात करें हिंदी में तो वहां पर 2 प्रकार के वाच्य होते हैं, और उन दोनों प्रकार के वाच्यों में ही जो है 3 भेद अंतर्गत किए गए हैं। किस तरह किए गए हैं वो भी हम सब यहां पर देखेंगे। सबसे पहले कहा कि हम जो क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया के करने में कौन उस क्रिया को कर रहा है, वह बात बतलाने का जहां पर साहस किया जाता है वो बात कहलाती है, वो वाच्य कहलाता है। जैसे कि यहां पर उदाहरण दिया, वह पत्र लिखता है। अब देखो, हम इसको समझते हैं डेफिनेशन से। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया को करने वाला कौन है। अब यहां क्रिया क्या है? लिखना। इस लिखने रूप क्रिया को कौन कर रहा है? को तो कह रहा है वह। कौन कर रहा है? वह। तो लिखता है, कौन लिख रहा है? वह। जहां पर हमें यह पता चल जाए, इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए कि क्रिया को करने वाला कौन है, वहां पर कर्तृवाच्य होगा। इस तरह से हमें समझना चाहिए। दूसरा पॉइंट यहां पर, दूसरा उदाहरण दिया कर्मवाच्य का कि पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। अब यहां पर लिखना ही क्रिया हो रही है, लेकिन किसके द्वारा लिखा जा रहा है यहां कोई कंफर्म नहीं है, कोई कर्ता नहीं दिया गया। उसके द्वारा, के द्वारा शब्द जो बनता है मैं आपको बता दूं तृतीया विभक्ति में बनता है, जहां की हम लोग पढ़ते हैं करण कारक। ठीक है, तो इस करण कारक का मतलब होता है के द्वारा। अब दूसरी जो ट्रिक है वो आपको मैं बता दूं, के द्वारा और से, ये इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं। और हमें यहां पर ध्यान देने वाली बात होती है कि जब भी कहीं पर कर्मवाच्य का जहां प्रयोग हो रहा होगा उस जगह पर के द्वारा और से इस तरह से वाक्य का रूपांतरण बन जाएगा। जैसे कि यहां पर वह शब्द का उसके बन गया, उसके द्वारा। तो यहां तृतीया विभक्ति बन जाने के कारण यह कर्मवाच्य में परिवर्तित हो गया। वाक्य वही है,
शब्द वही है लेकिन अर्थ वही है, लेकिन उसके शब्दों में जो है थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। पहले यह कहा गया था कि वह पत्र लिखता है, अब दूसरी जगह यह कह दिया कि उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। यानी अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाने पर आए तो कर्तृवाच्य की डेफिनेशन बनेगी कि कर्ता जहां पर प्रधान होता है वो कर्तृवाच्य कहलाता है, और जहां पर कर्म प्रधान होता है वहां पर कर्मवाच्य होता है। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर क्या लिखा जा रहा है, कर्म क्या है, पत्र है, और यहां पर पत्र जो है वो सबसे पहले ही दे दिया गया है। यहां पर कर्म को ज्यादा इंपोर्टेंस होना वो कर्मवाच्य है, जहां कर्ता के लिए ज्यादा इंपोर्टेंस होना वहां पर कर्तृवाच्य होता है, और जहां ये दोनों ही प्रधान ना हो वहां पर भाववाच्य होता है। जैसे कि बच्चों से या बच्चों के द्वारा दौड़ा जाता है, यहां पर भाववाच्य है, ना तो यहां कर्ता है ना तो कोई यहां पर कर्म है, इसलिए यहां पर भाववाच्य हो जाएगा। तो समझे कि क्रिया के करने वाले को या क्रिया के उस रूप को जिससे हमें कर्ता कर्म या भाव के बारे में पता चले उसे वाच्य कहते हैं। और वह वाच्य जो है वो दो प्रकार का होता है। देखिएगा, दो प्रकार का वो वाच्य होता है, एक कर्तृवाच्य और एक अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, अकर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान नहीं होता है। ठीक है, तो जहां पर कर्ता है वहां कर्ता। अब कर्ता क्या कहलाता है, कर्ता का मतलब होता है कार्य को करने वाला। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, एक कार्य कर रहा हूं, तो मैं शब्द क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। अगर मैं इसी शब्द को कर्मवाच्य में बदलूं, अगर मैं इसी शब्द को, इसी वाक्य को अगर मैं अकर्तृवाच्य में बदलूं, जैसे कि कर्मवाच्य में, तो मैं कहूंगा मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। वाक्य वही है, अर्थ वही है, लेकिन शब्द में परिवर्तन आ गया, और वहां पर एक जगह जहां कर्ता प्रधान हो रहा था उस जगह अब किसे प्रधान कर दिया, कर्म की प्रधानता कर दी। कि भाई जहां मैंने कह दिया कि मैं पढ़ाता हूं, एक कर्तृवाच्य, यहां सीधा सीधा जो क्रिया है, पढ़ाने रूप क्रिया है, वो किसके ऊपर जा रही है, मेरे ऊपर आ रहा है। मतलब वो मुझे बताना चाह रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूं। और दूसरी जगह अगर मैं इसी बात को कर्मवाच्य में बता दूं तो वहां पर आएगा कि मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। यानी पढ़ाना तो क्रिया सही है, लेकिन मेरे द्वारा, यहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो गया है, जहां पर करण कारक का प्रयोग हो, जहां पर से अर्थ आ रहा हो, जहां के द्वारा अर्थ आ रहा हो, वहां पर कर्मवाच्य हो जाता है। और जहां कर्ता और कर्म दोनों ही ना आए वहां पर भाववाच्य हो जाता है। यानी पढ़ा रहा था या पढ़ रहा हूं। अब कौन पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, जहां निश्चित नहीं हो वो भाववाच्य होता है। ठीक है, इस तरह से यहां हमें समझना चाहिए। तो अगर पूछा जाए कि वाच्य कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के लिखना, क्योंकि हम हिंदी के अर्थ में पढ़ रहे हैं तो हिंदी के अनुसार दो भेद हैं, एक कर्तृवाच्य और एक अकर्तृवाच्य। वहीं कर्तृवाच्य का एक सामान्य अर्थ होता है, लेकिन अकर्तृवाच्य का मतलब होता है कि दोनों अलग अलग, जहां कर्ता की प्रधानता ना हो, यानी कर्मवाच्य और भाववाच्य जो है वो उसके दो भेद हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, आगे देखें कि अब हम कर्तृवाच्य जो है उसके डेफिनेशन देखते हैं। जिस वाक्य में क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार परिवर्तित होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें कर्ता प्रधान होता है, जैसे राधा नाचती है, लड़का रो रहा है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई वाक्य क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो जाए, यानी अगर मान लीजिए यहां मैं राधा की जगह राम कर दूं, तो नाचती है जो क्रिया है वो भी परिवर्तित हो जाएगी। यानी क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार परिवर्तित होना। अब यहां क्रिया क्या है, नाचती है, लेकिन उसका रूप परिवर्तित। रूप का मतलब यह नहीं है कि क्रिया बदल जाए, नहीं, क्रिया नहीं बदल रही है, क्रिया का रूप बदल रहा है। अगर हम 9th क्लास में जाएं थोड़ा सा, तो वहां पर जहां हमने लिंग वचन कारक पढ़े थे वहां पर यह अंतर आ जाता है, या किसी भी वाक्य में यह अंतर आ जाता है कि जिस तरह का कर्ता होगा उसी तरह की क्रिया होगी। यानी कर्ता यहां पर अगर पुल्लिंग है तो यहां पर नाचती की जगह नाचता है। इस तरह से
वाक्य बन जाएगा। यानी जिस वाक्य में क्रिया का रूप यानी क्रिया जो हो रही है उस क्रिया का रूप कर्ता से परिवर्तित हो जाए उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसीलिए कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता मानी गई है, क्योंकि जिस तरह का कर्ता उसी तरह की क्रिया। कहीं ऐसा नहीं कहा है कि जिस तरह की क्रिया उस तरह का कर्ता, ऐसा बिल्कुल भी यहां पर नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि यहां हम क्रिया नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहां वाच्य पढ़ रहे हैं, और वाच्य में अधिकतर क्या है? कर्ता प्रधान होता है, कर्म प्रधान होता है, और जहां दोनों ही प्रधान ना हो वहां पर भाववाच्य प्रधान होता है। ठीक है, आ गया समझ में? जैसे यहां पर मैं कहूं कि लड़का रो रहा है, वाक्य वही है। अब रो रहा है, अगर हमें यहां पर परिवर्तन लाना है तो लड़का शब्द में अगर हम बहुवचन कर दें तो लड़के इस तरह से बन जाएगा। तो यहां पर रहा है की जगह आ जाएंगे रो रहे हैं। मतलब समझे? मतलब ये हो जाएगा कि अगर हमने यहां परिवर्तन लाया है, कर्ता परिवर्तित हुआ है, कर्ता में थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया तो वहां क्रिया भी परिवर्तित हो जाएगी, बदल जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कर्ता पुल्लिंग का है, कर्ता एक वचन का है, तो क्रिया भी पुल्लिंग की होगी या एक वचन की होगी। अगर कर्ता बहुवचन का है तो फिर क्रिया भी बहुवचन की होगी। अब ये एक वचन और बहुवचन क्या कहलाता है? एक वचन बहुवचन का मतलब होता है क्रिया को करने वाला अगर कोई एक है तो वो एक वचन होगा। जैसे कि राम नाचता है, राधा नाचती है ना, सीता नाचती है। ये सिर्फ उदाहरण हैं, हमें इन उदाहरणों को समझना है बस। अब ये उदाहरण हमारे लिए कैसे घटित होंगे हम अपने ऊपर घटित करके देखें। मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग जैसे अपने ऊपर करो, मैं भोजन कर रहा हूं, तो मैं शब्द जो है अभी सिंगल है, एक है। अगर मैं उस जगह कहूं, उस जगह कहें कि भाई हम भोजन करते हैं, तो हम में कौन कौन आ गया? एक तो नहीं आए, दो या दो से ज्यादा जहां पर व्यक्ति हो, कर्ता हो, वहां पर भी बहुवचन हो जाता है। अब इसी जगह अगर मैं कहूं लड़का रो रहा है, तो एक लड़का है इसलिए यहां रहा है। और अगर यहीं मैं लड़के कर दूं, के बहुत सारे कर दूं, लड़के रो रहे हैं, तो क्रिया भी कैसी हो जाएगी? बहुवचन की क्रिया हो जाएगी। बहुत अच्छे से इन शब्दों को, इन अर्थों को समझ करके चलना, क्योंकि अभी हम जब पद परिचय समझेंगे तो पद परिचय में हमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध, वो ये सारी बातें हमें बिल्कुल स्पष्ट याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें वहां पर एक वचन, बहुवचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, इन सारी बातों को हमें ध्यान रखना होता है। क्योंकि अगर हम किसी पद के बारे में बताना चाहते, किसी पद की जानकारी देना चाहते हैं, तो वहां हमारे लिए उस पद की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। जैसे मैं कोई वाक्य बना रहा हूं, जैसे इसी में से हम कोई वाक्य ले लें, राधा नाचती है, तो यहां अगर कहा जाए कि राधा शब्द का परिचय दीजिए। अब ये जो वाच्य वाला जो हमारा टॉपिक है, इसी वाच्य से हम पद परिचय को अगर समझना चाहें तो वो इस तरह से होगा कि राधा क्या है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो स्त्रीलिंग है। उसके बाद कितने वचन है? एक वचन या बहुवचन? तो एक वचन है। राधा नाचती है तो कर्ता भी है, राधा क्या है इसमें? कर्ता कारक है। तो इस तरह से हमें उस शब्द की, उस वाक्य में से शब्द की को आइडेंटिफाई करना, उसको बताना, उसका परिचय देना, यह कहलाता है पद परिचय। लेकिन अगर हम आज के विषय में जानकारी लें तो आज के विषय में वाच्य का मतलब होता है कहना। वाच्य का क्या मतलब होता है? कहना। क्या कह रहा है, किससे कह रहा है, ये सब हमारे वाक्यों पर आधारित होता है, और उन्हीं वाक्यों पर ही हमारा पूरा वाच्य बना दिया गया है। आगे देखते हैं। कर्तृवाच्य समझ में आ गया? कर्तृवाच्य यानी जिस वाक्य में क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार परिवर्तित होता है वहां कर्तृवाच्य होता है। इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, यानी जो कुछ भी उस वाक्य में होगा वो कर्ता के अकॉर्डिंग होगा। सीधी सी बात ये है। कर्ता प्रधान का मतलब कि जो भी उस वाक्य में हो रहा होगा उसमें प्रधानता किसकी रहेगी, मुख्यता किसकी रहेगी? प्राइमरी कौन रहेगा? वो रहेगा कर्ता। जैसे कि हम लोग प्राइम, बिल्कुल एक अलग से प्राइम नंबर ले लेते ना मैथ में, या प्राइम लोकेशन, भाई कहीं जाना है तो वहां की एक प्रॉपर प्राइम लोकेशन जिससे हम बिल्कुल वहीं पहुंचे,
तो वैसे ही हिंदी में कर्ता की जहां प्राइमरी रहेगी, प्राथमिकता रहेगी, वहां पर कर्तृवाच्य होगा। इस बात को बिल्कुल आइडेंटिफाई करके रख लेना। कहीं पर भी कोई भी वाक्य इस तरह का बना हो जहां कर्ता की प्रधानता हो रही हो, कैसे पता लगाना है? हमें पता लगाना है उसकी क्रिया से। यानी क्रिया क्या हो रही है? नाचती है, तो नाचना क्रिया है। अब जहां हमें कौन का उत्तर मिल जाए कि कौन नाच रहा है, स्पष्ट उत्तर आ गया, राधा नाच रही है। ठीक है, और इस जगह पर क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। अब इसी वाक्य को अगर हम कर्मवाच्य में बनाएं, भाववाच्य में बनाएं, तो वो भी हम इसमें अभी परिवर्तित करेंगे। इसके साथ साथ अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो कर्तृवाच्य समझ में आ गया सभी के लिए? चलिएगा, अब आगे चलते हैं। अकर्तृवाच्य, जिसके दो भेद होते हैं, बिल्कुल इससे विपरीत, कि जिन वाक्य में कर्ता प्रमुख नहीं होता है उसे अकर्तृवाच्य कहते हैं। कर्ता प्रधान नहीं हो, कर्ता मुख्य नहीं हो, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि उसमें कर्ता है ही नहीं। कर्ता होगा लेकिन वो एक वचन का नहीं होगा या प्रथमा विभक्ति का नहीं होगा। बस ये एक बात याद रखना, कर्ता तो होगा लेकिन वो कर्ता जो है वो किसी दूसरी विभक्ति का होगा। जैसे कि अभी हमने इसके पहले पढ़ा था, सॉरी, जैसे कि अभी हमने यहां पर पढ़ा था, आगे देखें, यहां पर देखो, पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, ये अकर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य तो नहीं है लेकिन अकर्तृवाच्य है, तो लिखना क्रिया है। क्या हो गई? क्रिया है। लेकिन इसी क्रिया को करने वाला कौन है? उसके द्वारा। अब उसके द्वारा कौन है ये पता नहीं कौन है, लेकिन उसके द्वारा है तो कर्ता, लेकिन वो कर्ता जो है सीधा संबंध क्रिया के साथ में नहीं कर रहा है, इसलिए यहां पर कर्मवाच्य हो जाएगा। क्योंकि उसके द्वारा जो है ये तृतीया विभक्ति में से अथवा के द्वारा अर्थ निकालती है, इसलिए कर्ता की पहली विभक्ति होती है, जिसको हम नाम, वह, स, तौ, ते संस्कृत में हम पढ़ते हैं, प्रथमा विभक्ति पढ़ते हैं, द्वितीय विभक्ति पढ़ते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के अधिकरण में पेपर, संबंध, हे, अरे, भो इत्यादि जो शब्द बनते हैं, ये 7 विभक्तियां होती हैं। इन 7 विभक्तियों में पहली विभक्ति जो होती है वो कर्ता की होती है, और कर्ता में जहां पर ने अर्थ निकल रहा हो, तो यहां पर ने अर्थ निकल रहा है क्योंकि वह पत्र लिखता है या उसने पत्र लिखा, ये शब्द वहां पर आ रहा है क्योंकि एक है, कर्ता एक है और सीधा संबंध उसका क्रिया के साथ हो रहा है, इसलिए कर्तृवाच्य। अब अकर्तृवाच्य क्यों कहा गया कर्मवाच्य और भाववाच्य को? इसलिए कहा गया क्योंकि यहां जो परिवर्तन हो रहा है, लिखा गया, लिखना जो क्रिया है वो परिवर्तन इससे हो रहा है, कर्म से हो रहा है। यहां कर्ता की प्रधानता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कर्ता है ही नहीं, कर्ता तो प्रथमा विभक्ति का होता है। अब उसके द्वारा ये कौन सी विभक्ति हो गई? तृतीया विभक्ति हो गई, तो सीधा सीधा सा संबंध हो गया। ये तृतीया विभक्ति होने के कारण से कर्ता कतई नहीं हो सकता है, इसलिए इसको कर्मवाच्य कह दिया जाता है। इसी के अनुसार यहां पर वाक्य इसी के अनुसार इसकी डेफिनेशन बनती है, जिन वाक्य में कर्ता प्रमुख नहीं होता है उसे अकर्तृवाच्य कहते हैं। अकर्तृवाच्य का मतलब जहां पर कर्ता की प्रमुखता नहीं होती है, जहां कर्ता को विशेष ना मान करके सामान्य माना जाता हो, उसे अकर्तृवाच्य कहते हैं। आगे देखें, वही अकर्तृवाच्य 2 रूप में होता है। एक होता है कर्मवाच्य के रूप में, दूसरा होता है भाववाच्य के रूप में। ठीक है ना? तो कर्तृवाच्य तो हमने समझ लिया पहले। अब अकर्तृवाच्य के 2 भेदों में सबसे पहला भेद होता है कर्मवाच्य का, और इस कर्मवाच्य को समझने के लिए अब हम समझें कि जिस वाक्य में क्रिया का व्यापार कर्म के साथ हो, यानी कहने का मतलब है कि क्रिया में परिवर्तन जो हो रहा है, क्रिया जो हो रही है वो सीधा किससे संबंधित हो? कर्म से संबंधित हो, कर्ता से नहीं। कर्ता से होगा तो वो तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। तो जहां क्रिया का संबंध कर्म से हो रहा हो वहां कर्मवाच्य होता है। कर्म की प्रधानता के कारण क्रिया का लिंग, वचन एवं पुरुष कर्म के अनुसार होते हैं। कर्ता का लोप हो जाता है या कर्ता के बाद से अथवा के द्वारा का प्रयोग होता है। गई ना बात? या तो वहां कर्ता ही नहीं रहेगा, या तो वहां कर्ता का लोप हो जाएगा, कर्ता गायब हो जाएगा।
और अगर कर्ता रहेगा तो उस कर्ता के आगे से अथवा के द्वारा शब्द का प्रयोग हो जाएगा, जिससे कि वो कर्ता शब्द जो है करण शब्द में परिवर्तित हो जाएगा, वो कर्ता करण में बदल जाएगा। इस कारण से इसलिए यहां पर कर्म वाच्य होगा। जैसे जैसे देखें उदाहरण यहां पर बताया कि राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। किसके द्वारा पढ़ी जा रही है? राम के द्वारा। देखो मैंने कहा था ना के द्वारा शब्द आ जाएगा, तो यहां पर भी के द्वारा शब्द हमें लगा लेना है। राजा के द्वारा, रमा से या रमा द्वारा, शब्द एक है, बस के लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। ये सिर्फ एक वाक्य बनता है, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब देखो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि जिस वाक्य में क्रिया का व्यापार कर्म के साथ हो रहा है, क्रिया क्या है? पढ़ना। क्या पढ़ रहे हैं? पुस्तक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां पर पुस्तकें शब्द अगर हो जाता तो यहां पर क्या हो जाता? पढ़ी जाती हैं। अब यहां पर बिंदी आ जाती क्योंकि वो बहुवचन में आ जाता है ना। तो बहुवचन का एक सबसे अच्छा तरीका है, जब कहीं भी अगर है शब्द का प्रयोग हो रहा है और उसको बहुवचन बनाना है तो वहां पर इस तरह बिंदी आ जाएगी। तो अगर ये पुस्तकें जो हैं, इन पुस्तक में अगर वचन एक वचन का है और इसको बहुवचन बनाना है तो यहां पर पढ़ी जाती हैं, बिंदी आ जाएगी सब में, तो बहुवचन बन जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि क्रिया जिस रूप में होती है उसी रूप में कर्म होगा, या क्रिया में जो परिवर्तन आएगा वो कर्म के अकॉर्डिंग आएगा। यहां कर्ता का कोई भी मूल्य नहीं होगा, कुछ भी हो जाए, कर्ता की जगह पर के द्वारा या से अर्थ निकल आएगा। जैसे कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ा तो राम के द्वारा ही जा रहा है, लेकिन उसको कथन करने का तरीका बदल देना, यही वाच्य की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि काम वही है, अर्थ वही है, बस थोड़ा सा शब्दों में हेर फेर हो गया और वहां कारक विभक्ति में परिवर्तन आ गया। इसी का नाम वाच्य है, कहने का तरीका। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? कहने का तरीका। जैसे राजा के द्वारा न्याय किया जाता है, जैसे रमा से या रमा के द्वारा पत्र लिखा जाता है, ठीक है ना। तो यहां क्या हो गया? अब जो क्रिया हो रही है, ये क्रिया किससे सीधा जुड़ गई है? कर्म से जुड़ गई है, ये कर्म से जुड़ गई है, ठीक है ना, पत्र से जुड़ गई है। इस तरह से यहां पर हमें समझना चाहिए। जैसे कि कोई भी उदाहरण हम यहां पर समझें, जैसे कि यहां पर लिखा गया है राम के द्वारा पत्र, या ठीक है पत्र पढ़ा जाता है। अब यहां क्रिया क्या है? पढ़ना, ये हो गई क्रिया। पत्र क्या है? कर्म, और राम के द्वारा ये हो गया करण। अब बताओ यहां कर्ता कहां है? है ही नहीं, इसीलिए इसे कर्मवाच्य कहेंगे। अब अगर पढ़ा जाता है, इस शब्द में परिवर्तन आया तो वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? पत्र के द्वारा। अब जैसे मान लो मैं इसी में थोड़ा सा आपको बता दूं कि कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता क्यों कही गई है। देखो अगर मैं वाक्य में राम के द्वारा, ये तो करण है, ये तो सेम वैसे ही है। अगर मान लो कर्म से क्रिया में परिवर्तन आ रहा है तो परिवर्तन कैसा आएगा? देखें, पत्र पढ़ा जा रहा है तो यहां पर हम कर सकते हैं कि पत्रों को, अब ये क्या है तो कर्म, लेकिन अभी ये कर्म क्या था? एक वचन का था। किसका था? एक वचन। एक वचन यानी यहां पर एक पत्र था। अब यहां कितने हो गए? बहुत सारे पत्रों को, बहुत सारे पत्रों को पढ़ता है, या उस राम के द्वारा पत्रों को पढ़ा जाता है। अब देखो यहां पर मैंने क्रिया को क्या कर दिया? है, बिंदी रख दी ना, इसका मतलब हो गया ये भी बहुवचन की होगी। यानी क्रिया में परिवर्तन किसके कारण आया? कर्म के कारण आया। इसलिए यहां पर कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा। बस इतना सा हमें समझ लेना चाहिए। आगे देखें, भाववाच्य किसे कहते? भाववाच्य जिस वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता ना होकर भावों की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में
क्रिया हमेशा एक वचन, पुल्लिंग, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है। अन्य पुरुष यानी अब देखो समझो थोड़ा सा, सर्वनाम में एक होता था उत्तम पुरुष और एक होता था मध्यम पुरुष और एक होता था अन्य पुरुष। यानी जहां हम अपनी बात करें वहां पर मैं या हम आता है, जहां पर हम आप या तुम शब्द का प्रयोग करें वहां पर मध्यम पुरुष आता है, जहां पर इन दोनों से अलग हम किसी तीसरे की बात करें, अन्य की बात करें, वहां पर वह आता है, वो अन्य पुरुष होता है। इसलिए हमने इस सर्वनाम का थोड़ा सा आपको डिक्लेयर कर दिया कि सर्वनाम में तीन भेद होते हैं, सॉरी सर्वनाम में जो पुरुषवाचक के तीन भेद हैं वो इस तरह से होते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले उन्होंने कहा कि जिस वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता बिल्कुल भी नहीं होती हो। अब कर्ता और कर्म की प्रधानता तो वहां मानी जाएगी ना जहां क्रिया कर्ता और कर्म के अनुसार चल रही हो, लेकिन यहां पर क्या आया, बच्चों से पढ़ा जाएगा। अब ना तो यहां कुछ ये कहा गया है कि भाई कर्ता कौन है, कर्म क्या है, कर्म क्या पढ़ा जाएगा ये भी नहीं पता है, कौन पढ़ रहा है स्पष्ट ये भी नहीं पता, कर्ता डायरेक्ट नहीं कहा गया। इसलिए हमेशा एक वचन, पुल्लिंग, अकर्मक और अन्य पुरुष में, अन्य पुरुष यानी वह, मुझसे शोर में सोया नहीं जाएगा, भाववाच्य है, ना तो कर्ता है और ना ही कर्म है। भाई ना कर्ता है और ना ही कर्म है, यहां भाववाच्य आ जाएगा। अब देखें कि अगर हम कभी इस बात से कंफ्यूज हो जाएं कि मान लीजिए हमें कोई वाक्य आ गया कि राम पुस्तक पढ़ता है, में कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है, क्योंकि पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक कर्म है, राम करता है और पढ़ना क्रिया है। तो राम से ही क्रिया हो रही है, क्रिया से ही राम को पता चल रहा है कि वो पढ़ रहा है। अब इसी वाक्य को अगर हमें कर्म वाच्य में परिवर्तन करना है, बदलना है, कहा जाए कि राम शब्द को या राम जो कर्ता है उस कर्ता को बदल करके या उसमें से कर्ता हटा दिया जाए, तो वो कर्म वाच्य में कैसे बनेगा। तो कर्म वाच्य में बनाने के लिए अब यहां वाच्य परिवर्तन बताए कि अगर हमें कर्तृवाच्य से कर्म वाच्य में बदलना है तो हमें क्या क्या बात याद रखनी होगी। हम क्या कर सकते हैं कि कर्तृवाच्य से सीधा कर्म वाच्य में बन जाएगा। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा राम पढ़ता है या राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, तो राम पुस्तक पढ़ता है तो राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ये उसका कर्म वाच्य बन गया। अब कैसे बना उसका मतलब देखें कि कर्तृवाच्य से कर्म वाच्य बनाते समय कर्ता के साथ से अथवा के द्वारा शब्द लगाए जाते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। जैसे मोहन पत्र लिखता है तो उसका बन जाएगा मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है, ये इसका कर्म वाच्य बन गया, सिंपल सा है। दूसरा है मां ने कपड़े धोए, मां द्वारा कपड़े धोए गए या मां के द्वारा कपड़े धोए गए, इस तरह इसका। अब यहां लिखना सीधा किससे अटैच था, मोहन से, यहां धोना किससे अटैच था, मां से, लेकिन हमने उसी को कर्ता को ही हटा दिया, कर्ता को हमने करण में परिवर्तित कर दिया, सीधी सीधी सी बात ये है। अब जब हम कर्ता को करण में बदल देंगे, कार्य भले ही इससे होगा लेकिन वो कर्ता नहीं कहलाएगा, डायरेक्ट स्वतंत्र नहीं है, वो माध्यम बन जाएगा। माध्यम का मतलब वो एक साधन तरीका बन जाएगा, वो सीधा कर्ता नहीं कहलाएगा। यहां सीधा है मोहन पत्र लिख रहा है, लेकिन यहां थोड़ा सा अलग हो गया, मोहन के द्वारा पत्र लिखा जाता है, थोड़ा सा उसमें अंतर आ गया। आगे देखें, एक और कारण कहा कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए कि कर्म के साथ लगी विभक्ति को हटा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, सबसे पहले तो हम ये देखें, हमें तीन विभक्तियां अभी आज बहुत अच्छे से देखनी है, कर्ता, कर्म और करण। कर्म की विभक्ति और कर्ता की विभक्ति देखें, कर्ता की विभक्ति ने, कर्म की विभक्ति को और करण की विभक्ति से, के द्वारा, के अनुसार, के माध्यम इत्यादि बनता है। ये विभक्ति हैं, ये कारक के नाम है और उन्हीं कारक की विभक्ति, उन कारक को पहचानने का तरीका। जैसे मान लीजिए यहां लिखा माला ने गुड़िया को फेंक दिया, तो ने यानी ये तो कर्ता हो गया
किसको फेंका? गुड़िया को। तो ये क्या हो गया? कर्म हो गया और फेंकना क्रिया हो गई। ठीक है ना। तो अभी तक यहां क्या था? माला ने गुड़िया को फेंक दिया। सीधा सीधा सा फेंकना। किसने फेंका? माला ने फेंका। किसको? गुड़िया को। तो क्रिया किससे बदली? क्रिया का सीधा संबंध किससे? माला, कर्ता से। तो इसी बात को अगर हम कर्म वाच्य में बदलेंगे तो कर्म वाच्य में बदलने के लिए लगी हुई विभक्ति का लोप हो जाएगा, वो हट जाएगी, यानी को शब्द यहां से हट जाएगा, ने हट जाएगा। अब जब हम माला ने कर्ता को करण बना देंगे तो से या के द्वारा लग जाएगा, तो आ जाएगा माला के द्वारा। गुड़िया को अब विभक्ति थी तो यहां क्या? गुड़िया फेंक दी गई। बस थोड़ा सा ये अंतर आ जाए। क्रिया वही है, कर्ता वही है, कर्म वही है, लेकिन उसमें विभक्ति बदल गई है, इसलिए वो पूरा का पूरा वाक्य बदल जाता है। इसी का मतलब होता है वाच्य, यानी कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में पहुंचना। कमलेश ने घर को साफ किया, क्या बनेगा? कमलेश के द्वारा घर साफ किया गया, यह अर्थ बन जाएगा। तो देखो बहुत सारी बातें होती हैं, हमें इन सभी बातों को याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब आगे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने का एक और तरीका। कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में बदल दिया जाता है और उसके काल को कर्म के वचनानुसार बदल दिया जाता है। बदल दिया जाता है। समझे कि कर्तृवाच्य की क्रिया को, यानी अगर कोई कर्तृवाच्य की क्रिया है, कौन सी है कर्तृवाच्य की? किसी भी वाक्य में उठा करके देख लो कर्तृवाच्य की क्रिया। जैसे मोहन पत्र लिखता है, तो लिखता है ये क्रिया है। अब ये क्रिया जो है कर्तृवाच्य की है। अब इसको हमने सामान्य भूतकाल में बदल दिया। सामान्य भूतकाल क्या हो गया? कि लिखा जाता है या लिखा जाता है। हाँ, मतलब के द्वारा और से में अर्थ बता दिया। ठीक है ना। तो लिखता है का लिखा जाता है, बस ये आ जाएगा। वो भूतकाल सामान्य, नॉर्मल भूतकाल जो होता है वो सामान्य से बिल्कुल कि हाँ लिखा जाता है। ठीक है ना। तो वो किस में बदल गई? सामान्य भूतकाल की क्रिया में बदल जाता है और उसके काल को कर्म के वचनानुसार, यानी कर्म में, अब कर्म क्या है? पत्र। पत्र एक वचन का है तो लिखा जाता है। पत्र अगर द्विवचन का, बहुवचन का होता तो पत्रों को लिखता है या पत्रों को लिखा जाता है, इस तरह से, या लिखे जाते हैं। पत्र लिखे जाते हैं, तो लिखे जाते हैं बहुवचन में आ जाएगा। तो कहा गया कि कर्म के वचनानुसार बदला या बदल दिया जाता है। वचनानुसार का मतलब होता है वचन के अनुसार, यानी वचन कौन कौन से? दो, एक वचन और बहुवचन। ठीक है ना। एक वचन में एक और बहुवचन में दो या दो से ज्यादा। दूसरा उदाहरण दिया कि माला ने गुड़िया को फेंक दिया, उदाहरण वही है। अब इसको कर्मवाच्य में बदला गया और कर्मवाच्य में बदलने का एक और यहां पर जो बताया उसमें कि भूतकाल में कि माला द्वारा गुड़िया को फेंक दिया गया। ठीक है ना। फेंक दिया गया, फेंकना भूतकाल की क्रिया हो जाएगी और गुड़िया को, या हम यहां पर केवल गुड़िया शब्द ही लगाएंगे तो भी कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है ना। आगे देखें कर्तृवाच्य से अब हम भाववाच्य में बनाते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होगा, थोड़ा सा समझना भी जरूरी होगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है ना। तो कर्तृवाच्य से अब हम बना रहे हैं भाववाच्य में। अधिकतर हमारे लिए जो शब्द या उदाहरण आते हैं आपके एग्जाम में, वो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए और कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए। कहीं कहीं अगर हमें कोई शब्द आता है, कोई वाक्य या कोई उदाहरण आता है जिसमें कि यह पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्मवाच्य का उदाहरण होगा, तो हमें चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद में किसी एक पर टिक करना है जिसमें के द्वारा या से अर्थ निकल रहा हो, तृतीया विभक्ति लगा रहे हो। देखें कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलने का तरीका। कर्ता के बाद से अथवा के द्वारा लगा दिया जाता है। जैसे कि छात्र पढ़ेंगे, तो यहां बन जाएगा, अब यहां जो है कर्ता से भाववाच्य में बदल रहे हैं। दूसरा उदाहरण दिया, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है या पक्षियों द्वारा आकाश में
उड़ा जाता है। ये दो उदाहरण इसमें बन जाते हैं। और इसी बात को जब हम भाववाच्य में बनाएंगे तो भाववाच्य में आ जाएगा छात्र का कि छात्र पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे शब्द जो आ रहा है वो बहुवचन का आ रहा है। पढ़ेंगे का मतलब छात्र पढ़ेंगे, छात्र पढ़ेगा नहीं, पढ़ेंगे लिखा है तो छात्र कितने हैं? बहुत सारे हैं। और बहुत सारे छात्र होने के कारण से अब वहां छात्रों से अर्थ क्या निकलेगा भाववाच्य का कि छात्रों से पढ़ा जाएगा। इस तरह अर्थ बन जाएगा, छात्रों से पढ़ा जाएगा। अथवा दूसरा अगर हम उदाहरण बनाएं तो बनेगा छात्रों द्वारा या छात्रों के द्वारा पढ़ा जाएगा। अब अंतर क्या हुआ? अब अंतर ना तो यहां पर कर्म की प्रधानता है ना ही कर्ता की प्रधानता है। तो छात्र से पढ़ा जाएगा। अब छात्र पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? विषय कंप्लीट नहीं है, कर्म का पता नहीं है, कौन पढ़ रहा है? छात्र पढ़ रहे हैं, बस इतना सा पता चल रहा है। तो भाववाच्य में यह शब्द बनेगा क्योंकि यहां पर कर्म पूरा क्लियर नहीं है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं या पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है, यह अर्थ बन जाएगा। आगे देखें, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए एक और उदाहरण, एक और तरीका। मुख्य क्रिया में सामान्य भूतकाल की क्रिया को एक वचन में बदलकर जाना धातु के एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष रूप को लगा देते हैं। जैसे कि उदाहरण, जैसे छात्र पढ़ेंगे, छात्र पढ़ेंगे अगर हम इस तरह से अर्थ दे रहे हैं तो इसका क्या हुआ? छात्रों से पढ़ा जाएगा। यानी कहा गया मुख्य क्रिया में, मुख्य क्रिया क्या हो रही है? पढ़ना, और उस मुख्य क्रिया में सामान्य भूतकाल की क्रिया लगा देते हैं। सामान्य भूतकाल क्या हो गई? पढ़ा जाएगा, ये भूतकाल है, ठीक है ना। आगे बदलकर जाना ये शब्द लगा करके उसकी धातु का एक वचन जाना यानी जाएगा, जाता है, ये शब्द लग जाता है तो उसके साथ में मुख्य क्रिया के साथ में लग जाएगा। किसके साथ में? मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ना, और उस मुख्य क्रिया के साथ में जाना धातु का एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष इत्यादि लग जाता है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है, ठीक है ना। जैसे कि यहां पर उड़ते हैं, यहां उड़ा जाता है, ठीक है ना। यहां पढ़ेंगे तो यहां पढ़ा जाएगा। ये क्या हो गया? उस मुख्य क्रिया को हमने सामान्य भूतकाल की क्रिया में बदल दिया। और जब हम सामान्य भूतकाल की क्रिया में बदल देते हैं किसी भी वाक्य को तो वहां पर भाववाच्य हो जाता है। अब देखें कर्मवाच्य के प्रयोग। अब हम कर्मवाच्य को बनाने के लिए अगर हम किसी भी कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बनाते हैं तो हमें क्या क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए और किन किन चीजों से हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बना सकते हैं। अब हम लास्ट बिल्कुल चल रहे हैं, बिल्कुल कि पहला पॉइंट कि जब निश्चित रूप से कर्ता कौन है यह ना पता हो या भयवश या संकोचवश ना बताना चाहते हो, जैसे पत्र लिखा जा चुका है, उसकी चाबी चुरा ली गई है, तो ये जो है कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य का प्रयोग बता रहा हूं। कर्मवाच्य का प्रयोग कब होता है? कर्मवाच्य का वाक्य कब बनता है? जब कर्ता कौन है ये पता ही नहीं लगाना हो, या संकोचवश उस कर्ता का नाम नहीं बताना हो, संकोचवश उस कर्ता के बारे में नहीं बताना हो, इसलिए यहां पर यह वाक्य आता है। जब कोई कार्य स्वयं किया हो किंतु बिना आपकी इच्छा के हुआ हो, जैसे कि माला खींची और टूट गई, माला खींची और टूट गई, इसमें स्वयं तो वो काम नहीं किया है। जब कोई स्वयं किया हो मतलब कार्य तो स्वयं किया है लेकिन बिना आपकी इच्छा से हुआ हो, ठीक है ना। उसके बाद जब कर्ता व्यक्ति ना होकर व्यवस्था हो तब भी कर्मवाच्य का प्रयोग होता है, जैसे कि सरकार द्वारा इस दिशा में उचित कदम उठा लिए गए हैं। यानी वहां पर कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, आदमी नहीं है कि राम ने, ऐसा नहीं आ रहा है। वहां पर क्या आ रहा है? सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। कर्मवाच्य का प्रयोग चौथा पॉइंट है कि सूचना विज्ञप्ति आदि में, विज्ञप्ति यानी कि जो भी हम संदेश जो सूचना नोटिस बोर्ड पर लगाते हैं तो वहां पर भी जहां हम कर्ता निश्चित ना करते हो, जहां पर हमें कर्ता के बारे में निश्चितता नहीं हो तब भी हम कर्मवाच्य का प्रयोग करते, जैसे कि चौराहे पर इकट्ठा होने पर सजा दी जाएगी, ये सूचना है। पांचवा पॉइंट कानूनी या कार्यालयी भाषा में, जैसे
आपका ऋण स्वीकृत किया जाता है। कानूनी या कार्रवाई भाषा में अगर हम बात करें तो वहां पर भी क्रमवाच्य का प्रयोग होता है। छठा पॉइंट है क्रमवाच्य के प्रयोग के लिए कि अधिकार या अहंकार दिखाने के लिए भी क्रमवाच्य का प्रयोग करते हैं कि भाई दोषी को कोड़े मारे जाएं, दोषी को कोड़े मारे जाएं, दिखाने के लिए अहंकार दिखाना है, अधिकार दिखाना है किसी के ऊपर, तब भी हम क्रमवाच्य का प्रयोग करते हैं। असमर्थता जताने के लिए, भाई मैं असमर्थ हूं, मैं अगर मान लीजिए 5 किलो के पत्थर को नहीं उठा पा रहा हूं, मैं उसमें असमर्थ हूं, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, तो वो असमर्थता दिखाने के लिए भी हम यहां क्या है क्रमवाच्य का प्रयोग। अब मैं वहां ये नहीं कहा जाएगा कि मैं पत्थर नहीं उठा रहा, बल्कि अपनी असमर्थता दिखाने के लिए कि मुझसे पत्थर नहीं उठाया जाएगा, ठीक वैसे कि मुझसे यह भारी पत्थर नहीं उठाया जाएगा। ठीक है। अब भाववाच्य का प्रयोग, कर्तृवाच्य का तो सामान्य, कर्तृवाच्य हमें बिल्कुल सिंपल है, उसमें तो कुछ हमें समझना ही ज्यादा नहीं है, बस इतना सा याद रखना कि सीधा क्रिया को कर्ता से जोड़ दो, वो आपका बन जाएगा। वहां अगर क्रिया में जो कार्य हो रहा है वहां पर कौन का उत्तर मिल जाए वो कर्तृवाच्य हो जाएगा। ठीक है। अब भाववाच्य का प्रयोग कब होता है, वहां सिर्फ 2 कारण बताए, एक जहां असमर्थता या व्यवस्था बताने के लिए, जैसे कि अब नहीं खाया जाता, व्यवस्था, व्यवस्था का मतलब विवश हो जाना उस चीज में, इतना भोजन कर लेना, आप संकोच से नहीं कह पा रहे कि भाई नहीं खा, अब मैं नहीं खा पाऊंगा, इस तरह से। जब नहीं का प्रयोग ना हो तो मूल कर्ता जनसाधारण हो, जैसे वर्षा में छाते का प्रयोग किया जाता है। यानी जब नहीं का प्रयोग ना हो, मतलब जहां कहीं हमें किसी चीज की मनाही ना करनी हो, मना ना करके, बल्कि वहां मूल कर्ता जो मूल कार्य करने वाला है, उस कार्य करने वाले को हम जनसाधारण कह दें आम भाषा में। जैसे कि मुझे किसी पर्सनल व्यक्ति से कुछ कहना हो, उसको पर्सनल ना कह करके, या पर्सनल किसी को ना कह के, पर्सनल ना किसी को बता करके, बल्कि उसको साधारण सभी के लिए कह दें कि भाई बरसात के समय में छाते का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये सामान्य सभी के लिए हो, अब कहना एक से था लेकिन वो किसके लिए हो गया, अब सामान्य सभी के लिए हो गया। तो वहां पर भी भाववाच्य का प्रयोग होता है, क्योंकि ना तो वहां कर्ता और ना ही कर्म। अब देखते हैं प्रश्नोत्तर, जिसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उन प्रश्नोत्तर में अब हमें यह समझना है, कुछ 10-12 क्वेश्चन ही मैंने आप लोगों को बताया, उसके उत्तर भी इसमें हैं, आप लोग इनको बहुत अच्छे से समझिएगा और इसी तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में हम लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। कर्ता की प्रधानता वाला जो भी वाक्य होगा वो कर्तृवाच्य होता है। कर्म का जहां पर प्रधानता ज्यादा हो वो कर्मवाच्य होता है। जहां कर्ता और कर्म दोनों ही ना हो प्रधान, वहां पर भाववाच्य होता है। बस इतना सा हमें याद रखना है। आइएगा प्रश्नोत्तर की तरफ देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्तृवाच्य का सही विकल्प है। यानी अब हमें इसमें यह पहचानना है कि कर्तृवाच्य क्या है। कर्तृवाच्य देखो, परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा क्या कहा गया, बताओ। कहना इसमें क्रिया है, ठीक है, सभी में। अब अगर कहना क्रिया हो रही है तो बताओ इसमें किसके लिए कहा जा रहा है, किसने कहा, अध्यापक ने कहा, ठीक है ना। तो अब अध्यापक के द्वारा आ गया तो ये तो कर्मवाच्य का बन गया, तो इसको हटा दो, ये नहीं होगा। इसके बाद परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा, कहना क्रिया है लेकिन वहां कर्ता अध्यापक है, ने। अब मैंने आप लोगों को विभक्ति बताई थी ना, ने कहां आता है, कर्ता। अब देखो अध्यापक के द्वारा, यहां पर भी कर्म आ गया, अध्यापक को यहां पर कर्म आ गया, ठीक है ना। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो होगा, ठीक है, ख, विकल्प ख, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। क्यों होगा, कर्ता के साथ ने लगा होने पर कर्तृवाच्य है, क्योंकि हमने इसे पहचान लिया कि इसमें ने जो होता है वो कर्ता के साथ आता है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहां बता रखा है कि अगर मान लीजिए कर्ता है, कर्म है या करण है, तो तीनों की विभक्तियां जो हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है ना। अब देखो यहां को आ गया तो ये कर्म है, यहां के द्वारा आ गया तो करण हो गया। अब कर्ता कहां है, केवल यहां पर, इसलिए देखिएगा। अब अगला प्रश्न देखें। अब अगले प्रश्न में देखो कहां पर क्या दिक्कत आ रही है। सबसे पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्मवाच्य का विकल्प नहीं है। क्या पूछा गया, नहीं है,
किसका विकल्प नहीं है? कर्मवाच्य का विकल्प नहीं है। तो कर्मवाच्य का विकल्प नहीं है तो कैसे पता चलेगा? तो हमें वहां पर कर्म का हमें उदाहरण देखना चाहिए। देखो हालदार साहब ने पान खाया, मरीज से पानी नहीं पिया जाता। अब यहां पर हमें यह पता लगाना है कि वो कर्मवाच्य का नहीं है। अब देखो उसके द्वारा हमने पता लगा तो कर्म का ही है। क्यों है? क्योंकि हमें के द्वारा शब्द लग गया। मोहन से, ये भी कर्ण विभक्ति का है तो इसमें भी कर्म आ गया। यहां पान खाना, खाया गया, क्या खाया गया? पान। किसने खाया? हालदार साहब ने। तो ये तो कर्ता सीधा बता रहा है कि ये है, तो ये वाला कर्ता है। और यहां क्या? पिया जाता है, ठीक है ना? क्या हो गया? पिया जाता है, ये भी परिवर्तित हो गया। मरीज से, इसमें भी कर्ण है तो ये भी कर्मवाच्य का बन जाएगा। तो यहां पर उत्तर आ जाएगा हालदार साहब ने क्या किया? पान खाया, या हालदार साहब ने पान खाया, ये कर्ता का है, इसलिए यहां पर सही ये हुई। तो उत्तर इस तरह से हमें पूछा जा सकता है कि भी कर्मवाच्य का नहीं है, तीनों कर्मवाच्य के, बस ये वाला कर्मवाच्य का नहीं है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, नवाब साहब द्वारा हमारी ओर देखकर कहा गया कि खीरा लजीज होता है, इस वाक्य में वाच्य है। अब सीधी सी बात है, यहां पर क्या है कि नवाब साहब द्वारा, द्वारा आ गया ना, बिना कुछ देखे कर्मवाच्य लगा देना, क्योंकि इसमें कर्ता के साथ के द्वारा लगा है और काल कर्म के अनुसार है, इसलिए या जबकि भाववाच्य में क्रिया भाव के अनुसार होती है, तो विकल्प घ जो है वाच्य का भेद नहीं होगा, यानी घ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका कारण यहां पर बता दिया गया है। आगे देखें, मां द्वारा भिखारी को भोजन दिया गया, कर्तृवाच्य में बदलिए। मां से भिखारी को भोजन दिया जाता है, गलत। मां भोजन देती है भिखारी को, गलत। मां ने भिखारी को भोजन दिया, सही। क्यों माना गया? क्योंकि यहां पर पहले कर्ता है, फिर कर्म है और फिर क्रिया है, और मैंने यही आपको बताया है। अब देखो इसमें मैं एक और चीज आपको बता दूं कि आपको पहचानना कैसे है। देखो कर्तृवाच्य कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य जहां कहीं भी होगा उस जगह पर हमें क्या देखना है? कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, ठीक है? ये चीज मैंने पहले बता दी। तो यहां पर मां, अब यहां भोजन दिया, अब भोजन दिया शब्द में अगर कोई मान लीजिए हम क्रिया बदल दें तो वहां कर्ता में भी बदलाव हो जाएगा, क्योंकि कर्ता के अकॉर्डिंग ही क्रिया होती है कर्तृवाच्य में। तो हमने इसको क्या कह दिया? 1 2 1, ठीक है? समझ में आ गया ना? कर्तृवाच्य का नियम क्या बन गया? 1 2 1। क्या बन गया? 1 2 1। क्यों कहा? क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, इसको दोनों को 1 कह दिया। और कर्म 2, कर्म कर्म क्यों कह दिया हमने 2? क्योंकि हमने जब यहां पर देखा तो कर्ता कर्म करण, ठीक है? तो इसको 1, इसको 2 और इसको 3, ठीक है ना? 1 2 3। अब कर्ता को हमने अगर 1 माना तो कर्ता पहले नंबर पर है, बिल्कुल सही, कर्तृवाच्य की पहचान में। दूसरे नंबर पर कर्म माना तो कर्म है, ये भी सही बात है। लेकिन 1 कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, इसलिए हमने यहां पर भी क्या कह दिया? क्रिया कह दी, सॉरी, ठीक है ना? इसलिए यहां पर कर्तृवाच्य में हो गया, ठीक है? मां के द्वारा, मां के द्वारा आ गया तो ये तो वैसे भी कर्मवाच्य का ही भेद है। तो यहां उत्तर आएगा विकल्प ग। व्याख्या, विकल्प क व घ में कर्ता के साथ से अथवा के द्वारा होने से वह कर्तृवाच्य नहीं हो सकता, जबकि विकल्प ख व्याकरणिक दृष्टि से गलत है। ये व्याकरणिक दृष्टि से इसलिए है क्योंकि भिखारी को ये शब्द जो है वो यहां ना आकर के यहां आता तो ये सही माना जाता, क्योंकि वो भेद नहीं बन पा रहा है। मैं फिर से एक बार इन दोनों नियम को आपको लास्ट में अच्छे से समझाऊंगा, जिससे कि बहुत अच्छे से आपको ये वाच्य समझ में आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाच्य का उदाहरण। मोहन द्वारा गीत गाया गया या गाता है, छात्रों द्वारा निबंध लिखा जाता है, इतने बारीक अक्षर वह नहीं पढ़ सकता, मां ने चेतावनी दी। अब इन तीनों में इन 4 पॉइंट्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं,
इन 4 पॉइंट्स में हमारे लिए जो है बस 3 उदाहरण, मोहन द्वारा गीत, छात्रों द्वारा निबंध लिखा जाता है, इतने बारीक अक्षर वह नहीं पढ़ सकता है, मां ने चेतावनी दी। तो यहां ऑप्शन दिए गए 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4 एंड 1 and 4। इस तरह से ABCD इस तरह 4 ऑप्शन दिए गए। तो सबसे पहला जो है इसमें सही माना गया, क्योंकि 1 मोहन द्वारा गीत, ना तो इसमें कर्ता है और ना ही कर्म है। और इसमें बताया गया 2 छात्रों द्वारा निबंध लिखा जाता है, तो ये भी इसमें राइट आंसर है। तो यहां केवल विकल्प क में कर्ता के साथ द्वारा विभक्ति लगी है और क्रिया कर्म के अनुसार होने के कारण यह कर्मवाच्य भी है, इसलिए यहां पर भाववाच्य का उदाहरण जो है वह माना जाएगा। गायिका द्वारा मधुर गीत गाए गए वाक्य में कौन सा वाच्य बिना कहीं देखे हुए कर्मवाच्य लगा दो, के द्वारा आ गया है। ठीक है, आगे देखें। अब इस तरह से भी प्रश्न आ सकते हैं कि एक कॉलम है, उस कॉलम को हमें मिलाना है। तो जैसे मान लीजिए भारत द्वारा मैच जीत लिया गया, कौन सा वाक्य बनेगा, ये बनेगा कर्मवाच्य। गेंदबाज ने मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया, कर्तृवाच्य। विपक्षी बल्लेबाजों से क्रीज पर रुका नहीं जा सका, भाववाच्य। तो बनेगा ऑप्शन आएगा क। इस तरह से उत्तर बन जाएगा। आगे देखें व्याख्या। अब इसमें क्यों हमने ये उत्तर लगाया, क्योंकि यहां दिए गए कॉलम 1 में वाक्य संख्या 1 कर्मवाच्य, सेकंड वाक्य संख्या 2 में कर्तृवाच्य और 1 और वाक्य में संख्या 3 यानी कि भाववाच्य 3 है। अतः विकल्प क जो है वो इसमें सही माना जाएगा, क्योंकि हमने इसके उत्तर पहले से ही देख लिए थे और पहले से ही हमने इन उत्तरों को समझ लिया था, क्योंकि हमने कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य को अच्छे से पढ़ लिया। उत्तर देखें। निम्नलिखित में कर्मवाच्य का उदाहरण दीजिए। कर्मवाच्य का उदाहरण देना है तो कर्मवाच्य का उदाहरण बनेगा ये। क्यों बनेगा, रवीना गजल नहीं गा पाती है, एक कर्तृवाच्य है। ठीक है, इसके बाद रवीना गजल नहीं गा पाती है, ये कर्तृवाच्य है। ठीक है, आ गया समझ में सभी के लिए। अब दूसरा पॉइंट देखो, रवीना ने गजल नहीं गाई जाती है, रवीना से गजल नहीं गाई जाती है, तो इसमें कर्ता भी नहीं है, लेकिन कर्ता करण के आधार पर है। करण यानी मैंने कहा था ना, से और के द्वारा जहां पर आ जाए तो एक कर्मवाच्य में बन जाएगा। दिए गए विकल्पों में से विकल्प क और ग कर्तृवाच्य के हैं, जबकि विकल्प घ अकर्मक क्रिया होने के कारण भाववाच्य है और विकल्प ख जो है कर्मवाच्य का है। यानी ये दोनों जो हैं, यानी कि कौन कौन से, ये वाला भी कर्तृवाच्य का है और ये भी कर्तृवाच्य, ये भाववाच्य का है और ये कर्मवाच्य का, इसलिए ख आंसर इसका सही माना जाएगा। निम्नलिखित में कर्तृवाच्य का उदाहरण है। कर्तृवाच्य का उदाहरण हमें, चलो अब घर चलें, चलो अब घर चला जाए, कैरम के बाद अब शतरंज खेली जाए, हमारे द्वारा शतरंज खेली जा सकती है। इसमें चलो अब घर चलें, ये उदाहरण इसमें सही फिट बैठेगा। क्यों बैठेगा, क्योंकि जाना, कहां जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। कौन कौन कब जा रहे हैं, अब, अभी जा रहे हैं। ठीक है ना। और जैसे ही यहां पर भी अगर हम चला जाए, चलो अब घर चला जाए, यहां पर 2 क्रिया होने के कारण से भी नहीं है, इसमें माना जा सकता है। कैरम के बाद अब शतरंज खेली जाए, इसमें भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 2 कर्ता हो रहे हैं, इसमें भी कर्ता की बिल्कुल स्पष्टता नहीं है कि कर्ता कौन है, इसलिए यहां पर भाववाच्य आ जाएगा। हमारे द्वारा, इसमें कर्मवाच्य है ही सही, ठीक है ना, और इसमें भी कर्मवाच्य आ जाएगा, क्योंकि चला जाए ये भूतकाल, सामान्य भूतकाल की क्रिया होने के कारण से कर्मवाच्य में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह यहां पर यह बताया गया है। आगे देखें, दादी जी पढ़ नहीं सकती, इसका भाववाच्य होगा। दादी जी कुछ भी पढ़ नहीं सकती, दादी जी से पढ़ा नहीं जा सकेगा, दादी जी से पढ़ा नहीं जा सकता, दादी जी कुछ भी पढ़ नहीं पाती। ठीक है, ग ऑप्शन इसका सही है। क्यों है, क्योंकि इसमें कर्ता यानी कि दादी के साथ से अथवा से का प्रयोग है। वाक्य में पढ़ना अकर्मक, पढ़ना क्या है, अकर्मक है, यानी इसमें कोई कर्म नहीं है, क्या पढ़ रहा है, क्या है वो, इसलिए यहां पर भाव प्रमुख है। क्रिया एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में है तथा कार्य की असमर्थता प्रकट करने के लिए नहीं का प्रयोग भी किया गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं इस काम को नहीं कर सकता हूं, उसकी असमर्थता की, भाई मैं नहीं कर पा रहा हूं, उसको बताना भी यहां पर भाववाच्य का ही भेद बन जाएगा। इतना
आगे देखें कि बिना सहारे बूढ़ी मां से अब चला नहीं जाता है, इसका कर्तृवाच्य होगा। तो कहा कि बिना कर्तृवाच्य में बनाना है तो यहां पर ख ऑप्शन जो है वो राइट माना जाएगा, क्योंकि इसमें क्रिया का विधान कर्ता के अनुसार है तथा दिए गए वाक्य के सही काल का प्रयोग है, जबकि अन्य तीनों वाक्यों में क्रिया का काल अथवा रूप परिवर्तित है। यानी क्रिया का जो काल है, चल नहीं सकेंगी, पाएंगी, नहीं सकती हैं, ये अलग अलग होने के कारण से, और यहां एक है, इसलिए यहां पर ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, ये अपना पूरा। अब यहां पर हम एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि हमने कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये तीन वाच्य के बारे में हमने पढ़ा। लेकिन अगर हमें अब ये पता करना है कि हम कर्तृवाच्य कहां लगाएं, तो कर्तृवाच्य को लगाने के लिए हम सबसे पहले तो ये देखें कि कर्ता, कर्म, करण। कर्ता को अगर हम 1 नंबर कहते हैं तो कर्म 2 नंबर और करण 3 नंबर होगा। ठीक है, अब अगर हम समझें कि अगर हमें कर्तृवाच्य बनाना है तो कर्तृवाच्य बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि कर्ता होना। कर्तृवाच्य में कर्ता का होना, इसमें हमें दिखेगा नहीं, एक बार से। कर्तृवाच्य में कर्ता का होना, तो कर्ता हो गया, फिर कर्म का होना, और फिर कर्ता के अनुसार क्रिया का होना। तो हो गया कर्ता, कर्म, क्रिया। अब देखो कर्ता का नंबर क्या है 1, कर्म का क्या है 2, तो क्रिया क्या होगी 1। क्यों होगी? क्योंकि कर्ता में कर्ता के अनुसार ही क्रिया आती है। जाता है, जाता है, राम की जगह सीता आ जाएगी तो जाती है, रमा आ जाएगी तो जाती है, यानी कर्ता बदला तो क्रिया बदली, इसलिए कर्ता और क्रिया जो है 1 नंबर। ठीक है ना। अब कर्मवाच्य का अगर कोई बनता है उदाहरण, तो कर्मवाच्य का उदाहरण बनाने के लिए यहां सबसे जरूरी जो है वो दिया जाता है कि हमने सबसे पहले क्या कहा था, करण, फिर कर्म, और फिर क्रिया। ठीक है, तो उदाहरण बनेगा, करण की संज्ञा क्या दी गई है 3 और कर्म को 2, और क्रिया जो है वो आपकी कर्म के अनुसार रहेगी, इसलिए 3 2 2 इस तरह से बन जाएगा। भाववाच्य में करण और ये इस तरह से बन जाएगा, यानी करण और क्रिया। ठीक है, इस तरह से हमें समझना चाहिए, और यही फॉर्मूला जो है हमारे वाच्य में बिल्कुल सही रहता है। ठीक है ना, इस तरह हमें ध्यान रखना। अब हम आगे के और नए चैप्टर के साथ आप लोगों से रूबरू होंगे, और यहां ध्यान रखना कि जो भी हमने वाच्य में पढ़ा, और इस वाच्य में जहां कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है उसको बिल्कुल सॉर्ट आउट करें। सॉर्ट आउट करने के बाद में इसके और 2-3-4 क्वेश्चन लगाएं, आप अपनी खुद की बुक में देखें। और क्षितिज और कृतिका में ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं जिनमें कर्मवाच्य भी है, भाववाच्य भी है और कर्तृवाच्य भी है, उन सभी को छांट करके अलग अलग लिखें, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस थोड़ी और अच्छी हो सकेगी, जिसके माध्यम से हमारे जो 5 में से 4 नंबर हैं वो हमारे बहुत अच्छे से आ जाएंगे, और हमें 4 नंबर की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ में। धन्यवाद। लेट्स क्रैक इट।